नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ लोग होते हैं जो पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुल्हाड़ी पर पैर मार लेते हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दूसरी श्रेणी में आते हैं। इस समय देश भर में चर्चा विधानसभा चुनाव की जो होने वाले 3 राज्यों में हो रहे हैं। 27 को पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद 6 और राज्यों में होने वाले हैं। फिर जो है लोकसभा का चुनाव है। तो इन चुनावों की चर्चा चल रही, चुनाव का माहौल है। तो उसमें चर्चा का मुख्य केंद्र जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया कैसे जाए या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे किया जाए। इसके लिए विपक्षी एकता ज़रूरी है। ये बात अलग अलग तरीके से सब लोग कह रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता हो कैसे? विपक्षी एकता करे कौन? कांग्रेस के जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस को अपनी भूमिका मालूम है कि उसे क्या करना है, उसे दोहरे चेहरे वालों की सलाह की ज़रूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है विपक्षी दलों से बातचीत कर रही है एकता के लिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर विपक्ष मिल जाए, कांग्रेस अगर तैयार हो, विपक्ष मिल जाए तो बीजेपी को 100 सीट के नीचे लाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय टूल किट एकदम पूरी तरह से सक्रिय है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बात कही बिल्कुल सही बात है कि भारत में भले ही अभी लोकसभा चुनाव की चर्चा ना हो रही हो, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में उसकी चर्चा शुरू हो गई है। उनका संदर्भ उसका था कि जिस तरह से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर जॉर्ज सोरोस का बयान आया, वो सब मिलाकर पूरा जो तंत्र है, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जो एंटी इंडिया जितनी संस्थाएं हैं वो सब सक्रिय हैं। ऐसे में विपक्षी एकता की बात जो है वो एक तरह से विपक्ष का मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है। लेकिन जिनको एकता करनी है उनको पहले एक साथ आना पड़ेगा। तो मोदी से लड़ने जो निकले थे वो आपस में लड़ रहे हैं और लड़ाई ऐसी हो रही है कि वो बिल्कुल लगता है जैसे फाइट टू फिनिश है कि हम ख़त्म कर देंगे तुम्हें, तब उसके बाद खड़े होंगे, उसके बाद मोदी से लड़ेंगे। और ये बात पूरे देश के स्तर पर हो रही है, कोई 1-2 पार्टियों की नहीं। ताज़ा संदर्भ है, मेघालय में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए पधारे। पूरे इन 3 राज्यों के चुनाव में पहली उनकी चुनावी सभा है और मुझे लगता है शायद आखिरी भी होगी, क्योंकि 27 तारीख को पोलिंग है और 25 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। और उनकी ये चुनावी सभा हुई है 22 तारीख को। तो बड़ा दबाव बन रहा था, हर ओर से आलोचना हो रही थी कि भाई चुनाव चल रहे हैं, 3 राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो कश्मीर में छुट्टियां मना रहा है। तो इस दबाव के चलते राहुल गांधी मेघालय पहुंचे और उनसे उम्मीद थी कि भाई मेघालय में बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय तक, दशकों तक कांग्रेस का राज रहा है, तो कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस की बात नहीं की, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की बात की और उनका हमला एनपीपी जो वहाँ की जो सत्तारूढ़ दल है और बीजेपी जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, उस पर नहीं, उनका हमला था तृणमूल कांग्रेस पर। उस दर्द की वजह भी है कि मुकुल संगमा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों को लेकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। क्यों? गांधी परिवार की राजनीति से, रणनीति से परेशान होकर। जितने कांग्रेस छोड़ने वाले लोग हैं सब परिवार के लोगों से त्रस्त होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने हमला किया कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस आई है बीजेपी की मदद के लिए, क्योंकि टीएमसी और ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है और उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया गोवा में इसीलिए कि जिससे बीजेपी को जिताया जा सके। अब आप ये बताइए, कोई भी सामान्य राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति ऐसा कैसे बोल सकता है? गोवा में बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी थी, सरकार थी उसकी, फिर से जीतने की पूरी संभावना थी। तृणमूल कांग्रेस को कुल मिलाकर 5% वोट मिले। तो अगर इस तर्क को माना जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2019 में 6% वोट मिले थे, आंध्र प्रदेश में 1.5% करीब वोट मिले थे। इसी तरह से आप देखिए बंगाल में जो है 2 या 3% वोट मिले थे। तो इस तरह से और कई राज्यों का नाम लिया जा सकता है जहां कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं थी। तो कांग्रेस वहां लड़ने गई क्यों? अभिषेक बनर्जी ने पूछा भी कि भाई 2021 में जब आप पश्चिम बंगाल में आपने 92 कैंडिडेट खड़े किए तो इसलिए कि बीजेपी को जिताना है,
कोई भी पार्टी स्वतंत्र है कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए, उसका संवैधानिक अधिकार है। अब वो तेलंगाना गए राहुल गांधी, तो बीआरएस जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है, दूसरी बार सत्ता में आई है और प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है, उसको कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, जबकि लड़ाई इस समय सीधी तेलंगाना में जो है वो बीजेपी और टीआरएस यानी अब बीआरएस के बीच में है। इसी तरह से शिवसेना को जो है बीजेपी की बी टीम कहते थे, उसी के साथ सरकार बना ली। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहते थे, और जब चुनाव का नतीजा आया, हंग असेंबली आई, तो जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो सवाल ये है कि जब आप उंगली उठा रहे हैं किसी पर, किसी एक तर्क पर, किसी एक तथ्य पर, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्थिति क्या है। तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बोल रही है। पिछले 45 विधानसभा चुनाव में से वो 40 हार चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असुरक्षा, कांग्रेस का निकम्मापन और कांग्रेस की अक्षमता, उससे बौखला गए हैं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिस समय विपक्षी एकता की बात होनी चाहिए, उस समय विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। तो अगर ये बीजेपी की बी टीम है, तो फिर आप किन के साथ विपक्षी एकता करने वाले हैं, किनको साथ लेकर चलने वाले हैं। इसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी की जहां सीधी टक्कर है, लोकसभा की ऐसी 186 सीट्स है, और 186 सीट्स में से पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 174 सीटों पर हार गई। कांग्रेस न तो बीजेपी से सीधे लड़ने की स्थिति में है, न क्षेत्रीय दलों से लड़ने की स्थिति में है, और न क्षेत्रीय दलों के साथ चलना चाहती है। तो फिर आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस चाहती है कि बाकी पार्टियां उसके लिए मैदान खाली कर दें और सिर्फ कांग्रेस मैदान में रहे और वो बीजेपी से लड़े। तो किसी भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में तो इस तरह का हो नहीं सकता, और होगा भी नहीं। और राहुल गांधी की इस बात को लोग माने क्यों? राहुल गांधी में वोट दिलाने की क्षमता है क्या? इस पर तो कांग्रेसियों को ही भरोसा नहीं है, तो विपक्ष को कैसे भरोसा हो जाए? मैं तो बार बार कहता हूं, और ये मैं कोई इमेजिनरी उस पर नहीं कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर, अतीत में जो हुआ है उसके आधार पर, उन घटनाओं के आधार पर, कि जब तक दो पार्टियों या दो से ज़्यादा पार्टियां जब मिलती हैं, गठबंधन बनता है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की स्थिति में ना हो, तब तक गठबंधन नहीं होता है। आप बंगाल की बात कीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, आप बिहार की बात कीजिए, आप उड़ीसा की बात कीजिए, आप आंध्र प्रदेश की बात कीजिए, आप तमिलनाडु की बात कीजिए, आप तेलंगाना की बात कीजिए। आखिर इन राज्यों में कांग्रेस किसी और दूसरे दल को, क्षेत्रीय दल को क्या देने की स्थिति में है? कुछ नहीं। कांग्रेस इन सभी राज्यों में लायबिलिटी है, वहाँ की जो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। तो ऐसे में वो कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों करेंगी? वो क्यों कांग्रेस को मजबूत होने देंगी? वो क्यों अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफ़र कराएंगी? ये सीधी सी बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आती। जब आप गठबंधन करते हैं, समझौता करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं, थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। समझौते का मतलब है कि दोनों अपने अपने स्टैंड से पीछे हटेंगे। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पहला काम ये करना चाहिए कि अपनी क्षमता का आकलन करें। 543 में से सिर्फ 53 सीटें जीती है लोकसभा की कांग्रेस पार्टी ने। उसके आधार पर उसको आकलन करना चाहिए, उसमें उसको जोड़ लेना चाहिए जहां नंबर 2 रही है। इससे ज़्यादा की क्षमता नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है कि मोदी से, भाजपा से लड़ने के लिए वो तय करेगी कि वो सिर्फ 200 से 225 सीटों पर लड़ेगी, बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ देगी जहां जहां वो मजबूत हैं? ये कांग्रेस पार्टी करेगी? ऐसे तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बल्कि हो ये रहा है कि मोदी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले आपस में लड़कर, जैसे तय कर लिया कि पहले आपस में लड़कर, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मामला है कि आपस में लड़ाई में जो सर्वाइव कर जाएगा वो आगे चलकर मोदी से लड़ेगा। तो सेमीफाइनल जो है, बार बार कहा जाता है, जो लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होते हैं उनको सेमीफाइनल कहा जाता है।
तो सेमीफाइनल इस बात का है, ये विधानसभा चुनाव नहीं, सेमीफाइनल इस बात का है कि जो जितने विपक्षी दल हैं उनमें आपस में लड़ाई हो और जो जीते उसमें वो जो है क्वालिफाई करेगा आगे मोदी से लड़ने के लिए। तो निकले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता के लिए निकली थी और विपक्ष में ही बंटवारा करना शुरू कर दिया। जिस तरह से अटैक किया है बीआरएस ने, जिस तरह से अटैक किया है कांग्रेस पर तृणमूल कांग्रेस ने, जिस तरह से अटैक करती ही रही है शुरू से आम आदमी पार्टी, इस तरह से इस पार्टियों की संख्या गिनते जाइए तो विपक्षी दलों में कांग्रेस के विरोध में पार्टियां ज़्यादा हैं। वो सिर्फ उसका कारण एक है कि उनको राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। जो साथ हैं भरोसा उनको भी नहीं है, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, किसी और के साथ जाने का विकल्प नहीं है। जैसे एनसीपी है, उसको मालूम है कि साथ रहेंगे तो कांग्रेस को ज़्यादा कमज़ोर कर पाएंगे, अलग होकर कमज़ोर करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में लोगों की छवि क्या है, ये तो मैंने पार्टियों के आपस के लड़ाई झगड़े की बात की। इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन जो आता है हर कुछ महीने पर, जो है 3 महीने या 4 महीने पर आता है, जो पिछला आया था उसमें सवाल एक था कि कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए कितनी विश्वसनीय है। शब्द इधर उधर होगा, उसका मतलब यही था कि कांग्रेस की विश्वसनीयता कि वो विपक्षी एकता करने में सक्षम है या सफल होगी, उसकी कितनी संभावना है, कितनी क्षमता मानते हैं। 56% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा एवरेज, पुअर या वेरी पुअर। ये छवि है देश में कांग्रेस पार्टी की विपक्षी एकता के बारे में। सिर्फ कांग्रेस की अपनी क्षमता की तो बात ही छोड़ दीजिए, राहुल गांधी की अपनी क्षमता की तो बात ही छोड़ दीजिए, और कांग्रेस का देखिए अब इसे कांग्रेस अगर सौभाग्य मानती है तो भगवान मालिक का ईश्वर ही बचा सकता है उसको, कि राहुल गांधी उसके सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी लोकप्रियता लोगों की नज़र में सबसे कम है। उनकी तुलना में लोग मोदी के चैलेंजर के रूप में अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, जिसकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। इससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के नेतृत्व में आम जनता का और क्या हो सकता है। पार्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके विरोधियों की भी बात छोड़ दीजिए, आम जनता के बारे में सोचिए। इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल रहे होंगे, कांग्रेस के वोटर भी। तो इससे पता चलता है कि जो लोग मोदी से लड़ने की बात कर रहे हैं उनमें पहले खड़े होने की क्षमता नहीं है। लड़ने की तो बात बाद में है, वो आपस में लड़ने के बाद इस हालत में होंगे कि खड़े भी हो सकें और लड़ भी सकें, इसमें ही संदेह है। तो 2024 के नतीजे पर कोई संदेह नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है कि सीटें कितनी, यही 2024 का नतीजा बताएगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।